ग्रेविटेशन में हम लोग क्या क्या देखे थे? तो हम लोगों ने देखा कि 2 पॉइंट मास है, रेस्ट में है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मास ज्यादा हो या कम हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेगा। और अंदर में पानी डाल दें या हवा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। और इस फोर्स का वैल्यू पढ़े थे Gm1m2/r²। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब क्या होता है उसके बाद सेकंड नंबर में जो है हम लोग स्ट्रेंथ पढ़े थे। स्ट्रेंथ को ई से दिखाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास। स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास, तो मतलब कोई भी मास m जैसे अर्थ के सामने में कलम छोड़ते हैं तो आप खींच लेता है ये। उसी तरीके से किसी भी मास के सामने में अगर यूनिट मास रखेंगे तो उसको ये खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो खींचने के ताकत को बोलते हैं स्ट्रेंथ। मान लीजिए यहाँ m मास रखे हैं, इसके सामने में दूसरा मास का वैल्यू 1 कर दे, तब ये जितने जोर से इसको अट्रैक्ट करता है वो इसका स्ट्रेंथ कहलाता है। सोर्स मास का क्या कहलाएगा? स्ट्रेंथ, r दूरी पे। तो E को हम लोग लिखेंगे तब E इक्वल टू Gm इंटू 1/r²। तो इस मास m का ताकत मास रख देंगे सामने में, तो खींचने के ताकत को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ, Gm/r²। और थर्ड में हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सोर्स मास, पोटेंशियल स्केलर स्टाइल हुआ। तो कैपिटल M मास है, इससे r दूरी पे पोटेंशियल इसका निकालना है कितना है, तो पोटेंशियल स्केलर है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे कहलाता है -Gm/r। नेगेटिव साइन बता रहा है, अट्रैक्टिव फील्ड है, इसलिए पोटेंशियल में माइनस आया। इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 पार्टिकल रहना जरूरी है, स्मॉल m कैपिटल M। और r सेपरेशन पे स्केलर होता है, पोटेंशियल एनर्जी को u से लिखते हैं -Gmm/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में रिलेशन होता था, ये आप वर्क पावर एनर्जी में पढ़े थे। du इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। तो इसी से हमारा निकल के आता है फोर्स का फॉर्मूला। x डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का x कंपोनेंट del u by del x, y कंपोनेंट -del u by del y, z कंपोनेंट -del u by del z। ये सब कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है जो पोटेंशियल एनर्जी से निकलता है, कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी को ओपन करते थे हम लोग, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को, पर यूनिट टेस्ट मास को m के सामने में ये m0 रख देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी -Gmm0/r लिखते हैं। उसी m0 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर r सेपरेशन से r+dr कर दिए तो चेंज इन पोटेंशियल हो जाता है। ये dv कैपिटल वाला है, ये वाला है। तो चेंज इन पोटेंशियल होता है चेंज इन एनर्जी पर यूनिट मास, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, और इसी को बोलेंगे पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास। अगर इक्विलिब्रियम में रख के पार्टिकल को चेंज किया, तो कभी कभी वर्क डन पूछता है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा m0 × dv।
ए से बी तक अगर ले गए, एम के सामने में एम नॉट को, एम नॉट इंटू वीबी डीवी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब यहाँ सोर्स मास रखा रहेगा, इसके सामने में ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे आप ले गए, किसको, एम नॉट को, एम नॉट को ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे ले गए, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो ये वाला वर्क डन का फॉर्मूला है। और इसी को वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर पूछेगा, इस फॉर्मूला से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो माइनस लगाना होगा, ए से बी तक ले गए तो माइनस एम नॉट इंटू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये पोटेंशियल का सिंबल है वी, लिख लीजिए इसको, दिस इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। ये फॉर्मूला बता रहे हैं, इसी सारे फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनने वाला है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला है। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, इसको मिटाना है तो ओके लिखिए। तो फोर्स, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये चार फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स, स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, उससे फोर्स निकाल सकते हैं। पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी बोलते हैं। मिटा दें जी तुषार, सेवन पॉइंट्स हमने लिखा है। यस सर। तो अब 7 के बाद जो है 8वां नंबर, 8th नंबर। उसी तरह से जैसे ये फोर्स निकाले थे एनर्जी से, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं पोटेंशियल से, Ex इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, वी है यहाँ पे पोटेंशियल, याद रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कैपिटल वी है। Ey निकालना है माइनस डेल वी बाय डेल वाई, जेड डायरेक्शन वाला निकालना है माइनस डेल वी बाय डेल जेड, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पूरा स्ट्रेंथ निकालना है तो एक्स वाला निकाल लीजिए और वाई वाला निकाल लीजिए स्ट्रेंथ, जेड वाला निकाल लीजिए और ऐसे कंबाइन कर दीजिए, इस तरह से निकल जाए। और चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला तो पोटेंशियल एनर्जी बाई मास को बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था ये, एफ बाई मास को बोलते थे ई, तो ई को चूंकि बोलते हैं हम लोग एफ बाई मास, फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास न्यूटन पर केजी स्ट्रेंथ को, इसलिए चेंज इन पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसको बोलते थे माइनस एफ डॉट डी आर बाय एम नॉट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बोल सकते हैं एफ बाय एम नॉट को ई लिख दे, माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे हो गया चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसी को ओपन कर देते हैं इंटीग्रेट करके, तो ये आ जाता है माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। इस तरह से चेंज इन पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ से, चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ से। और सिर्फ पोटेंशियल निकालना है तो कहीं पे जीरो मानते हैं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। सिर्फ पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस ई डॉट डी आर, और कहां से लेके आए इसको, इनफाइनाइट सेपरेशन से आर सेपरेशन तक। ये पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस पे मिल जाएगा सोर्स मास से, कोई सोर्स मास रखा होगा तो इन्फिनिटी से यूनिट मास को लेके यहाँ पे आए, इन्फिनिटी से यूनिट मास को लेके आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल कहलाता है। इस पॉइंट पे आर दूरी पे शुरू में कितना सेपरेशन था इनफाइनाइट, अब कितना सेपरेशन पे आर हो गया, यूनिट मास को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, दिस इज द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर। तो पोटेंशियल को बोलते हैं इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर सेपरेशन।
keeping it in equilibrium and without changing its kinetic energy. तो ये पोटेंशियल और स्ट्रेंथ के बीच में इतना सब रिश्ता था, तो सबको याद रखेंगे। अब इसका यूज करके हम लोग निकालते हैं स्ट्रेंथ। तो गॉस लॉ लगा के हम लोग स्ट्रेंथ निकाले थे। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या बताया था कि स्ट्रेंथ डॉट एरिया, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ्लक्स। पूरा बंद घर से कोई एरिया को बंद कर दिए, घर बन गया, इक्वल टू -4πg इंटू m इन। ये गॉस लॉ था ग्रेविटेशन का, इससे स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब किसी स्फीयर के चलते, ये मान लो हॉलो स्फीयर है, कॉस्को बॉल है, इसके चलते बाहर में स्ट्रेंथ निकालना है r दूरी पे, आउटसाइड पॉइंट पे, तो स्ट्रेंथ अंदर की तरफ होगा। आउटसाइड पॉइंट पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाता है Gm, ये सेंटर है, ये पूरा कॉस्को बॉल का मास है कैपिटल M। ये क्या है? हॉलो स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल सेल। हॉलो स्फीयर को बोलते हैं स्फेरिकल सेल। तो इसके चलते जो स्ट्रेंथ होगा Gm/r²। ये निकाले थे हम लोग, गॉस लॉ से प्रूव किया हुआ। अब सरफेस पे निकालना है। सरफेस की दूरी कैपिटल R लिए रेडियस के बराबर। सरफेस पे स्ट्रेंथ जो होगा अंदर की तरफ होगा, और वो हो जाएगा Gm/R²। और इनसाइड में स्ट्रेंथ अगर निकालना है, यहाँ पे मान लो अंदर में x दूरी पे इनसाइड पॉइंट बोले आई, तो अंदर में किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ 0 होगा। ये हॉलो स्फीयर के चलते निकाले थे। G, वेरिएशन इन G निकाले थे विथ एल्टीट्यूड, अर्थ के केस में निकाले थे। ये हॉलो स्फीयर के केस में निकाला। उसी तरह का बाहर वाला दोनों फॉर्मूला, अंदर वाला खाली अलग हो गया। हॉलो स्फीयर है तो उसके लिए स्ट्रेंथ ऐसा होगा। पोटेंशियल की फॉर्मूला आउटसाइड में होगा -Gm/r। यही फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल निकाल लेंगे, इससे इंटीग्रेट कर देंगे। का वैल्यू ये डाल देंगे तो 1/r² का इंटीग्रेशन आ जाता है -1/r। ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाए। सरफेस पे पोटेंशियल होगा -Gm/R, और अंदर में पोटेंशियल जो है वही होता है जो सरफेस पे होता है, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अंदर में स्ट्रेंथ नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। ये स्ट्रेंथ अंदर में 0 है तो चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है अंदर में वही पोटेंशियल होगा। x दूरी पे पोटेंशियल का यही फॉर्मूला होगा जो सरफेस पे होगा। नंबर 13, सॉलिड स्फीयर अगर ले ले, सॉलिड स्फीयर, तब इसके केस में जैसे अर्थ है सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ के केस में आप निकाले थे विथ हाइट। तो ये r दूरी पे बाहर में स्ट्रेंथ निकालना है, तो ये हो जाता है स्ट्रेंथ बाहर में। ये ऐसा ही फॉर्मूला होगा बाहर का, दोनों का पोटेंशियल और स्ट्रेंथ सेम होगा। आउटसाइड में होगा Gm/r², और पोटेंशियल होगा -Gm/r, आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल। सरफेस पे भी सेम उसी तरह का फॉर्मूला होगा। तो सरफेस पे जो फॉर्मूला होगा वो स्ट्रेंथ का होगा Gm/r², और पोटेंशियल का होगा -Gm/r। अंदर वाला यहाँ पे चूंकि मास 0 नहीं है, तो कल हम लोग निकाले थे, अंदर में जो है स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या हो जाता है? घटता है अंदर जाने के बाद। अंदर में कोई पॉइंट इनसाइड पॉइंट x दूरी पे है, और ये सेंटर है, ये सेंटर है, स्फीयर है, तो इनसाइड में पोटेंशियल स्ट्रेंथ होता है Gm/r³ इंटू x, r³ इंटू x। इसी को x को हम लोग r-d लिखे थे, d डेप्थ अंदर चले गए थे, x को r-d लिखे थे हम लोग। उसी का दूसरा स्टाइल है ये फॉर्मूला लिखने का। और पोटेंशियल का फॉर्मूला जो अंदर में होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको निकालना पड़ेगा। और सेंटर पे स्ट्रेंथ देखेंगे, सेंटर पे ये वाले पॉइंट पे x 0 हो जाने से 0 हो जाए। सेंटर पे जो आएगा पोटेंशियल वो 1.5 गुना होता है सरफेस का। सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उसका 1.5 गुना होता है कि नहीं? तो अंदर का पोटेंशियल हम लिख देते हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, सब नोट करके ओके लिखिए। स्फीयर के चलते स्ट्रेंथ और पोटेंशियल लिखे। ये पोटेंशियल कैसे आता है ये आप चाहे तो हम बताएंगे, इससे डिराइव कर सकते हैं आप।
तो फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, फिर डिराइव करा देंगे। स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को हम लोग लिख रहे हैं। इतना सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब पढ़ चुके हैं। इनसाइड वाला पोटेंशियल हम लोग डिराइव कर लेंगे, जब फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं तो इनसाइड वाला डिराइव कर लेंगे। पोटेंशियल वो इंपॉर्टेंट याद रखना। तो 14 नंबर स्ट्रेंथ पोटेंशियल के बाद आप एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे। एस्केप वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी देना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाले थे। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एनर्जी कंजर्वेशन क्या निकाले थे कि अर्थ के सरफेस पे मान लिया वेलोसिटी आपने v दे दिया, v एस्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी था माइनस gmm/r अर्थ के सरफेस, और इनफाइनाइट सेपरेशन पे चला गया तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट वहां पे जाके जीरो हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाए इनफाइनाइट सेपरेशन। इससे v का फॉर्मूला निकल गया था हम लोग को 2gm/r, स्मॉल स्मॉल m कट गया था इसका रूट। इसी को कैपिटल gm को हम लोग अर्थ के केस में g एट सरफेस इंटू r स्क्वायर कर देते हैं। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया √2gr। इसी को हम लोग सॉल्व किए थे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। सरफेस पे वैल्यू 9.8 डाल दीजिए, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर डाल दीजिए, तो वो जो है किलोमीटर को मीटर में बदल के डालना होगा। ये सब पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है अर्थ के सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और एबव हाइट से दीजिएगा, h हाइट ऊपर से दीजिएगा, तो यहाँ एनर्जी में लिखना पड़ेगा r+h, तब वो कटेगा नहीं, तब फॉर्मूला बदल जाए, 2gm/r+h आ जाएगा। तब इसी में लिख दे एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम h हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द, मतलब अपार्टमेंट में खड़े हो गए, h हाइट का अपार्टमेंट था, और वहां से पत्थर को फेंके कि वापस नहीं आए, तो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर से फेंके तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में ज्यादा था, इतना से फेंके, मान लीजिए कि हाफ mv² से फेंके, v से फेंके, काइनेटिक एनर्जी इतना दिए, और अर्थ के सरफेस से ऊपर अपार्टमेंट में आप खड़े थे, तो अर्थ का मास m, पत्थर का मास m, और हाइट हो गया सेंटर से r+h, इन्फिनिटी तक पहुंचा है तो वहां पे जाके वेलोसिटी जस्ट जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो v आ जाएगा 2gm/r+h। h हाइट ऊपर से एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, h हाइट से जितना है, सरफेस से जितना है, उसके तुलना में ये थोड़ा कम हो जाएगा। h हाइट ऊपर से फेंकेंगे तो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी सरफेस से फेंकेंगे तो ये फॉर्मूला, और h हाइट ऊपर से फेंकेंगे तो ये फॉर्मूला। बेसिकली फॉर्मूला भूल जाते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इतना वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी को उसके वेलोसिटी पहुंचते हैं कि जस्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाके वेलोसिटी खत्म हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, और इन्फिनिटी तक पहुंचा, वहां पे वेलोसिटी खत्म हो गया और पोटेंशियल एनर्जी वहां जीरो हो जाएगा। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इसके वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा के, ऐसे लिख दिया तुरंत निकल जाता है 1 सेकंड। और इसके बाद हम लोग सैटेलाइट पढ़े थे। सैटेलाइट में हम लोग पढ़े कि भाई अर्थ के चारों तरफ, अर्थ को स्फीयर मान लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं कोई भी प्लेनेट को, उसके सामने में सैटेलाइट मूव कर रहा है v0 वेलोसिटी से, m मास का, और रेडियस इसका r है, और सैटेलाइट की हाइट h है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों के बीच का है, वही सेंटीपिटल फोर्स देता है। सैटेलाइट में सेंटीपिटल फोर्स इतना लगना चाहिए, h हाइट पे है, और ग्रेविटेशनल फोर्स था gmm/r+h का होल स्क्वायर। इस तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लोग को निकल गया। r+h का नाम सिंपल r दे दें, ये पूरा सेंटर से यहाँ तक का सैटेलाइट तक का दूरी को r नाम दे दें, तो ये कट जाएगा और m भी कट जाएगा एक, तो v0 निकल के आ गया था √gm/r+h। ये 2gm/r+h था, इसके वेलोसिटी में इसमें 2 नहीं हो, ऐसा आ गया था। इसके बाद इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ऑर्बिट में घूमने वाला सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड निकाले थे रिवॉल्यूशन का,
सैटेलाइट जो घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, एक चक्कर मारने का टाइम, ये टोटल डिस्टेंस हो गया था 2 पाई r प्लस h। अब बाई स्पीड हो गया था v0। v0 का वैल्यू डाल देते हैं तो 2 पाई बाई रूट gm नीचे आ जाता है, उधर r प्लस h का पावर 3/2 हो जाएगा, ये वाला हाफ और ये वाला 1 मिलके 3/2 हो जाएगा। इसी को बोलते थे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, वेयर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, क्यूब हो जाएगा, वेयर r इक्वल टू r प्लस h। ये केप्लर्स का थर्ड लॉ कहलाता है। टाइम पीरियड हम लोग निकाले थे और इसके बाद एनर्जी निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का, सैटेलाइट प्लस प्लेनेट अर्थ का, तो माइनस जी एम एम बाय आर आ गया था। काइनेटिक एनर्जी निकाले थे, तो सैटेलाइट मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, तो वी नॉट का वैल्यू ये डाल देते हैं, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो ये बन जाता है माइनस, ये माइनस नहीं होगा, जी होगा, जी एम एम नॉट, इसका स्क्वायर कर देंगे बाई आर, 2r हो जाता है। तो इसके हिसाब से देखें तो माइनस यू बाई 2 हो जाता है। टोटल एनर्जी देखें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग के बोले माइनस यू बाई 2 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी यू था तो ये यू बाई 2 आ जाता है, यू बाई 2 मतलब माइनस जी एम एम बाई 2r आ जाता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी से तुलना करें, इसमें खाली माइनस के लग जाएगा, ऐसा हो जाए। इस तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाले। नोट कर लीजिए जल्दी से, इतने पॉइंट्स हम लोग डील कर चुके थे, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। ये हो गया ग्रेविटेशन का सारा फॉर्मूला का लिस्ट। और 17 नंबर में हम लोग केप्लर्स लॉ पढ़ रहे थे, केप्लर्स लॉ, बाइंडिंग एनर्जी इसमें पढ़े थे एक, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पूरा बॉन्डेड सिस्टम को, टोटल एनर्जी निगेटिव है मतलब सिस्टम बॉन्डेड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। मॉडुलस ले लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, जी एम एम बाई 2r आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू मैग्नीट्यूड। केप्लर्स लॉ में पहला पढ़े थे हम लोग, लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसमें पढ़े थे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहता है प्लेनेट और सन को एक फोकस पे मान लेते हैं, ये फोकस कहलाता है। इसकी दूरी यहाँ से जितनी है, ये सेंटर को c बोले, ये फोकस को s1 बोले, और ये वाला दूरी, दोनों के रेशियो को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते थे, E, CS1 बाई CA डैश, तो CS1 बाई CA डैश को A बोलते थे। इधर वाला दूरी भी A है, इस पूरा A से A डैश तक की दूरी को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बोलते थे। तो CS1 का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ से AE आ जाएगा, ये A उधर भेज देंगे तो CS1 AE हो जाएगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं माइनस AE, 0। ये फोकस कहलाता है S1, S1 क्या कहलाता है, फोकस, वहीं पे सन को मानते हैं। अब प्लेनेट इधर मूव करते रहता है, m मास का प्लेनेट v वेलोसिटी से जा रहा है। दूसरा एसेंट्रिसिटी को, इधर भी एक फोकस होता है, उसको S2 दो फोकस होता है, तो CS2 बाई CA बोल सकते हैं। तो CA को भी हम लोग बोलते थे A, इसलिए CS2 का भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा AE, ये तक दूरी हो जाएगा AE, जिसका कोऑर्डिनेट AE, 0। ये A दूरी पे, इसका कोऑर्डिनेट A, 0 हो जाएगा। ये पीछे दूरी पे था तो माइनस A, 0 होगा डैश का कोऑर्डिनेट। और ये BB डैश को माइनर एक्सिस बोलते थे, ये वाला लेंथ CB को B बोलते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, B हो, CB को B बोलते हैं, B डैश को 0, माइनस B होगा।
मतलब ए डैश तस्वीर से देख रहे हैं, ये मेजर एक्सिस का लेंथ कहलाता है, मेजर एक्सिस का लेंथ है 2a के बराबर है। बीबी डैश को माइनर एक्सिस का लेंथ बोलते थे, माइनर एक्सिस का लेंथ बोलते थे, माइनर एक्सिस का लेंथ बोलते थे। साथ में इलिप्स में ये बात होती थी कि कहीं भी पॉइंट ये पी है, ये पी पॉइंट बोले प्लेनेट घूम रहा है चारों तरफ, तो पहला फोकस से प्लेनेट का दूरी और दूसरा फोकस से प्लेनेट का दूरी दोनों जोड़ दिया जाए तो मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर हो जाता था, 2a के बराबर। ये इलिप्स में ये फॉर्मूला वैलिड होता है। इसी से एसेंट्रिसिटी हम लोग निकाले थे, √1 - b/a का होल स्क्वायर। एसेंट्रिसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। तो ये केप्लर्स लॉ है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, प्लेनेट ऑर्बिट में घूमता है। उसमें से इतनी सारी बातों का ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा। और इक्वेशन इस इलिप्स का होता था x² / a² + y² / b² = 1। और बी वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर बोले हम लोग, दूसरा लॉ केप्लर्स का सेकंड लॉ, जिसको बोलते थे लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, सेकंड लॉ कहलाता है केप्लर्स। तो इसमें कहता था ये कि भाई एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मतलब इक्वल टाइम में प्लेनेट इक्वल एरिया जनरेट करता है। जैसे प्लेनेट यहाँ से घूमते हुए गया इतना दूर, तो ये जितना एरिया जनरेट किया, अब जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर उतना ही टाइम में इतना एरिया जनरेट करेगा, ये दोनों एरिया बराबर होगा। ये dt टाइम में घूम के प्लेनेट यहाँ से यहाँ गया और ये भी dt टाइम में यहाँ से यहाँ गया, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जनरेट करता है, तो dA/dt कांस्टेंट होता है। इसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, एरिया जनरेटेड पर सेकंड को एरियल वेलोसिटी कहते हैं। इसको हम लोगों ने निकाला था, तो हाफ आया था और r × v × sin थीटा आया था। v क्या है, यही वाला वेलोसिटी। r क्या है, तो यहाँ तक का दूरी है r, ये r जो है यहाँ तक का दूरी है, सेंटर से प्लेनेट का दूरी, ये वाला r कहलाता है। और ये वेक्टर, ये v वेक्टर के बीच का एंगल थीटा कहलाता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, हाफ RV sin थीटा। इस तस्वीर से देख लीजिए, r क्या है, v क्या है और थीटा क्या है। v टेंजेंट की तरफ का वेलोसिटी है और थीटा है r के साथ वेलोसिटी का एंगल, तो हाफ RV sin थीटा लॉ ऑफ एरिया कहलाता है। इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mb कांस्टेंट है, एरिया dA/dt कांस्टेंट था, तो mbr sin थीटा कांस्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी में m से मल्टीप्लाई कर दे तो लिख सकते हैं कि m × v × r × sin थीटा, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर भेज देंगे और m भी उधर मल्टीप्लाई कर दिए, dA/dt इतना हो गया, ये बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि ये dA/dt कांस्टेंट था, m भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, ये 2 उधर भेज दिए, m से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए उधर भी कर दिए, ये कांस्टेंट होता है। तो इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो प्लेनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो प्लेनेट अगर मूव कर रहा है, लास्ट में हम लिखाए थे यहाँ पे सन है, ये r1 दूरी पे है प्लेनेट, इसका वेलोसिटी इधर v1 है और ये एंगल θ1 है। तो हम लोग जो है, प्लेनेट का मास m है, सन का मास m है, तो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट सन के अबाउट निकालेंगे तो m r1 × mv1 sin θ1। वही प्लेनेट घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गया और वेलोसिटी इधर की तरफ हो गया, v2 बढ़ जाता है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे आ गया, ये वाला एंगल θ2 बना रहा है, इस दूरी को r2 बोले, प्लेनेट का मास m है, ये हो जाएगा r2 × mv2 sin θ2। इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कहलाता है, AMC, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ प्लेनेट। एक पॉइंट पे जितना एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट का था सन के अबाउट, दूसरे पॉइंट पे भी वही है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसलिए एनर्जी कंजर्व रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एनर्जी कितना होगा, -g mm बाय पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे mv1², और जब यहाँ पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया -g mm/r2,
और काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv2 स्क्वायर। इसी दोनों इक्वेशन से सारा क्वेश्चन बनता है। ये क्या था? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये क्या था? एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और थर्ड लॉ जो है केपलर का कहलाता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये वाला नहीं बताए थे, ये अभी बता देते हैं। लॉ ऑफ टाइम पीरियड ये क्या कहता है? ये प्लेनेट अर्थ सन के अराउंड, कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड इस तरह से मूव करता है कि सन एक फोकस पे हो और इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जनरेट करे, और एक चक्कर मारने का जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये सेमी मेजर एक्सिस जो है सी से ए तक का दूरी बोले चाहे सी से ए डैश तक का दूरी, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड is proportional to cube of the semi major axis. Square of the time period, square of the time period, square of the time period of revolution of planet around the sun is proportional to cube of the semi major axis, is proportional to cube of the semi major axis, cube of the semi major axis of ellipse, semi major axis of ellipse, semi major axis of ellipse, स्क्वायर ऑफ द, एक चक्कर मारने के टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। ये पूरा दूरी ए था, सेमी मेजर एक्सिस, यही है थर्ड लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ। तो इतना दूर तक आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा और ये सारे पॉइंट को हमने लिस्ट कर दिया, नोट कर लीजिए सर। ये सी वाला पार्ट है, केपलर्स लॉ का पार्ट ए ये है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेनेट घूमता है, पहला लॉ। दूसरा लॉ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जनरेट किया, उसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और थर्ड लॉ कहता है लॉ ऑफ टाइम। इतनी सारी बातों को हम लोग देख लिए। अब इसको नोट कर लिया जी तुषार, पूरा ग्रेविटेशन का रिकैप कर दिए, ग्रेविटेशन एट ए ग्लांस। तो पूरा पढ़ा रहता है तो आधे घंटे में खत्म हो जाता है, पूरा पढ़ा रहता है तो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। अब जो है हम लोग इसमें थोड़ा सा जो है पोटेंशियल वाली बात जो बोले थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, वो निकाल देते हैं, जरा एक बार डिराइव कर देते हैं। पहली बार आप सीख रहे हैं तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ हम निकाले थे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर बोलते हैं जनरल, तरबूजा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अर्थ हो। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, अब सबसे पहले इसमें ये मान लो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर एक तरबूजा हो सकता है या अर्थ हो सकता है। इसका टोटल मास m है, रेडियस r है। तुमको पोटेंशियल बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से पकड़ो, छोड़ देगा तो अट्रैक्ट कर लेगा अर्थ, तो स्लोली लाना, एक्सलेट करके आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे लेके आया मास को, एम नॉट मास को पकड़ा, यहाँ लेके आया, तो ये तो खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो तुम भी एक फोर्स लगा रहा है इधर, एक्सटर्नल फोर्स। मान लो यहाँ तक लाना है और साइड पॉइंट पे तुमको लाना है, तो इन्फिनिटी से लेके चला, छोड़ा नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तुम उधर लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींच रहा है। तो स्लोली ला रहा है, इक्विलिब्रियम में ला रहा है। एट इक्विलिब्रियम में ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स
दोनों का वैल्यू मिला के सम टोटल वेक्टर सम 0 होगा। इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इसका भी सम टोटल 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट dr कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इसी को बोलते हैं स्लोली स्लोली लाए, कांस्टेंट स्पीड से लाए, स्लोली स्लोली। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 रखते हुए लेके आ रहे हैं, कहां से? इंफिनिटी से। किसको लेके आ रहे हैं? एम नॉट मास को लेके आएंगे तो वो एनर्जी कहलाएगा सिस्टम का। यूनिट मास को लेके आएंगे तो पोटेंशियल कहलाएगा। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या देते हैं? इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट मास। एम नॉट को लाने में मान लीजिए W वर्क करना पड़ा था, यूनिट मास को लाने में डिवाइडेड बाय एम नॉट कर देते हैं। टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफिनाइट सेपरेशन, इसके सेंटर से इनफिनाइट दूरी से लेके तो जितने सेपरेशन पे आपको लाना है, मान लिया r दूरी पे लाना है, स्मॉल r बड़ा है, इनफिनाइट सेपरेशन टू r सेपरेशन, ये पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट r दूरी पे कहलाएगा। अब वर्क डन एक्सटर्नल और ग्रेविटेशनल दोनों इक्वल अपोजिट है, इसलिए इसको ऐसा भी बोलते हैं माइनस नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास, तो एम नॉट से डिवाइड कर दिए, फ्रॉम इनफिनाइट सेपरेशन टू r सेपरेशन, यहां तक लाने में। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन को आप बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स डॉट dr, अब बाय एम नॉट कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे इनफिनाइट सेपरेशन से r सेपरेशन, एफ बाय एम नॉट हो जाएगा स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला फाइनल बन जाता है। इनफिनाइट सेपरेशन से r सेपरेशन पे लाने में जितना वर्क डन करना होगा, यही पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे इट इज द वर्क डन by external agent to bring a unit mass from infinite separation to r separation, keeping it in equilibrium without changing its kinetic energy. It is a work done by external agent to bring a unit mass from infinite separation to r separation, keeping it in equilibrium and without changing its kinetic energy. तो एक्सटर्नल एजेंट वाला वर्क डन बोलेंगे तो पॉजिटिव बोलना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वर्क डन बोलेंगे तो बोलेंगे नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफिनाइट सेपरेशन टू r सेपरेशन, कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम एंड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो उसी को ऐसे लिखा जाता है, यही चीज ये है, ये और ये सब इक्वल है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि आउटसाइड में ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल निकालने का, सीधा बोले तो पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया किसी भी दूरी पे जाने का। x दूरी पे निकालना तो यहाँ x तक इंटीग्रेट करेंगे, r दूरी पे निकालना तो r लिखेंगे, यहाँ dr लिखेंगे, x लिखते तो यहाँ x लिखते, यहाँ dx लिखते। तो चलिए आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो चलो पहला निकाल के दिखाते हैं। पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट, ई का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए तुमको, ई गॉस लॉ से निकाले थे हम। ये यहाँ पे ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना जा सीख लो। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट strength at outside point is, strength at outside point is, strength का फॉर्मूला हम लोग को पता है, गॉस लॉ से निकाले थे। बाहर में कितना होता है स्ट्रेंथ r दूरी पे? तो ये होता था g इंटू m बाई वाई स्क्वायर, ये वाला टोटल मास बाई ये दूरी y की जगह r लिखा हुआ है r स्क्वायर। अब इस पोटेंशियल निकालना है तो इसमें डाल दो फॉर्मूला, r दूरी पे निकालना है। तो r दूरी वाला जो है ये जनरल दूरी है r, gm बाय r स्क्वायर इंटू dr। स्ट्रेंथ क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, इधर की तरफ होता है स्ट्रेंथ, यहाँ पे r दूरी पे। और dr जो है कि ये सेंटर से आगे की तरफ का दूरी ले रहे हैं, dr इधर की तरफ लेंगे तो इसलिए cos 180 डिग्री डालें। अब कहां से कहां तक? इंफिनिटी से r दूरी तक। तो ये हो गया माइनस, cos 180 भी माइनस होगा तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन gm बाई r स्क्वायर dr। अब gm बाहर चला जाएगा, 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 बाय r होता है। तो ये आ गया gm -1 बाय r, इनफिनाइट सेपरेशन से r सेपरेशन, माइनस बाहर कर लीजिए, एक बार r डाल दीजिए, एक बार इंफिनिटी डाल दीजिए, तो 1 बाय इंफिनिटी 0 हो गया। तो फॉर्मूला आ गया -gm बाय r।
तो बाद में पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया -gm/r। स्ट्रेंथ में होता था आर स्क्वायर, यहाँ आ गया आर, क्योंकि डॉट डी आर करते हैं इसमें डायमेंशनली एक मीटर कट जाए। -gm/r होता है आउटसाइड में पोटेंशियल। समझ गया तो यस लिखो, नहीं समझा तो नो बोलो, और समझ गया है और मिटाना है तो यस कॉमा ओके लिखो। इस फॉर्मूले पे सीधा बैठा के ई का वैल्यू डाल के इंटीग्रेट कर दी, तो पोटेंशियल स्ट्रेंथ से ही निकलता है। तो सरफेस पे निकालो अब, यही बाहर में पोटेंशियल आ गया, सरफेस के लिए स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे। तो होता क्या है कि इन्फिनिटी से लेके तुम चला यूनिट मास, तो ये खींच रहा था, तुम जबरदस्ती फोर्स लगा रहा, तो ये जो खींचने वाला पावर है तो तुम उसके उल्टा फोर्स लगा रहे ताकि स्लोली स्लोली जाए, तो तुम्हारा एनर्जी इसमें जा रहा है। तो वही इसका पोटेंशियल कर लाता है कि खींचने का कितना पावर है, इसका पोटेंशियल कितना है। तो अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एट सरफेस पॉइंट। तो कुछ नहीं, यही सब चीज रहेगा, बाहर वाला ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो बाहर में कहीं ओ पॉइंट पे स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। और इस बार यहाँ तक लाए थे और सरफेस तक लाना है, तो ये लिमिट खाली बदल जाए, कैपिटल आर हो जाए। एट सरफेस निकालना है, सब चीज वही रहेगा, खाली ऊपर वाला लिमिट बदल जाए। तो सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए -e आउटसाइड में जो था डॉट डी आर करेंगे, बाहर वाला ही फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तुम इधर फोर्स लगा रहा था, इन्फिनिटी से कैपिटल आर दूरी पे लाएंगे, तो ये आउटसाइड वाला डाले। आउटसाइड वाला हम लोग निकाले थे gm/r² इंटू डी आर इंटू cos 180°, सब चीज वही रहेगा, खाली फाइनल लिमिट में आ जाए। तो -gm बाहर आ गया, बाई कुछ नहीं बाहर आएगा, gm खाली बाहर आएगा, cos 180 -1 होता है, प्लस हो गया 1/r² dr इन्फिनिटी से कैपिटल आर। तो सरफेस का फॉर्मूला उसी तरह से आ गया, -1/r इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक लेके आया पॉइंट मास को इन्फिनिटी से, तो ये हो गया माइनस बाहर चला गया gm इंटू 1/r -1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला 0 हो जाएगा, तो -gm/कैपिटल आर आ जाएगा। तो सरफेस का पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है, आज के बाद याद रखना। तो हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के लिए आउटसाइड और सरफेस में स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यही होता था, इसलिए पोटेंशियल का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब अंदर वाले में खाली डिफरेंस आता है, तो अंदर में पोटेंशियल निकालना है हम लोग को, तो अंदर में ताकत अलग है अर्थ का, बाहर में ताकत ये था ई नॉट वाला जो लिखे है, और अंदर में ताकत अलग है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बदलेगा। तो अभी इनसाइड पॉइंट पे निकालने वाला है, इसको नोट करके ओके लिखिएगा। पोटेंशियल सरफेस पे हो गया ये फॉर्मूला, एक बार दिखा दिया आपको कैसे आता है प्रूफ। अब इनसाइड पॉइंट पे निकालना है, तो तुम इन्फिनिटी से एक मास लेके चलोगे, यार तो अट्रैक्ट करता है सब चीज को, छोड़ दोगे तो एक्सलेट कर देगा, लेकिन स्लोली स्लोली लाना है इक्विलिब्रियम में, तो तुम उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, सरफेस तक पहले लाया, फिर सरफेस से अंदर तक लाएगा, तो ये अंदर वाला पॉइंट को इनसाइड पॉइंट बोल दिए, ये दूरी को एक्स बोल दिए। अंदर में स्ट्रेंथ अलग होता है, अंदर का फॉर्मूला अलग था, तो इधर बाहर वाला खींचने का ताकत अलग है, अंदर खींचने का ताकत अलग है, तो दो पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट हम लोग लिखे हैं, तो दो पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग। तो पहले क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक आ जाएंगे, इनसाइड में पहुंचना है, तो पोटेंशियल पहले इन्फिनिटी से लेकर के माइनस आउटसाइड में जो स्ट्रेंथ था खींचने का ताकत, उधर आर के टर्म में फॉर्मूला लिखे हैं, तो डी आर लिखना है, यहाँ इन्फिनिटी से सरफेस तक आए तो यही वाला चीज आ जाए, यही चीज है, यही आ जाएगा। अब फिर प्लस, फिर यहां से लेके यहां तक लाना पड़ेगा एम नॉट को, यूनिट मास को, एम नॉट का वैल्यू 1 रख के ला रहे हैं, तो ये पोटेंशियल कहलाता है। यूनिट मास को यहां से यहां तक लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो ताकत होता है अंदर में, वो अलग फॉर्मूला होता है इनसाइड। तो एक्स के टर्म में लिखेंगे उस फॉर्मूले को, तो यहाँ dx कर दिए, कहां से कहां तक, r से x दूरी तक, सेंटर से ये दूरी था r, फिर सेंटर से ये दूरी x तक। तो ये इनसाइड का में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो मिलेगा, और ये इन्फिनिटी से यहाँ तक में जो पोटेंशियल चेंज वो मिलेगा। तो इन्फिनिटी इनसाइड का पोटेंशियल मिल जाएगा, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है, तो ये वाला तो यही हो जाएगा, ये पोटेंशियल एट सरफेस हो गया।
ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है तो रहने देते हैं, और ये वाला को हम लोग को निकालना पड़ेगा। अंदर में स्ट्रेंथ क्या होता है, इनसाइड में स्ट्रेंथ होता है gm/r³ इंटू एक्स, और बाहर में क्या होता था gm/r² इंटू वाई, gm/r स्मॉल r स्क्वायर होता था, y नहीं होता था, gm/स्मॉल r स्क्वायर, ये बाहर में होता था। अंदर में ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, तो माइनस इधर चलाया, ई वेक्टर का मतलब gm/r³ इंटू एक्स इंटू dx इंटू cos 180 डिग्री। अब ये r से x तक लाना है, अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, इसका ये वैल्यू डाल दीजिए पोटेंशियल वाला, सरफेस वाला, तो अंदर में पोटेंशियल आने वाला है। इस पोर्शन को हम मिटा दें, तो ये निकला हुआ है पोटेंशियल एट सरफेस। तो क्या किए, पहले इन्फिनिटी से सरफेस तक आए, अब फिर सरफेस से अंदर जा रहे हैं, उसके लिए वर्डन इतना करना पड़ा, इन्फिनिटी से सरफेस आने के लिए वर्डन इतना करना पड़ा, और सरफेस से अंदर तक जाने में इतना वर्डन करना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल अंदर में जो होगा, ये सरफेस वाला था -gm/r पोटेंशियल एट सरफेस, और उसके अंदर के लिए gm/r³ बाहर आ जाएगा, और ये cos 180 -1 होता है तो ये मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ x बच गया, x dx का खाली इंटीग्रेशन करना है, r से x दूरी, r सेपरेशन से x सेपरेशन तक आए, तो दिस इज -gm/r प्लस gm/r³, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 लिमिट r से x। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, निकलने वाला ये निकल चुका है, gm/r³ इंटू हो गया ये x² माइनस r²/2, तो माइनस इसमें भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं उसको, और नीचे भी r² से सुनो, नीचे भी r² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो r³ हो गया, ऊपर भी r² हो गया, ये r जो है ऊपर नीचे r² से मल्टीप्लाई कर दिए, तो r³ नीचे ऊपर r² लिख दिए, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो gm/r³ आ गया, इधर r²/2 आ गया, अब माइनस x²/2 उल्टा कर दिए इसको अलग अलग। अब देखिए दोनों तरफ gm/r³ था, माइनस कॉमन ले लेते हैं, gm/r³, ये बच गया r² प्लस r²/2 अब माइनस x²/2, ये फाइनल फॉर्मेट बना। अब r² हो गया 1r², ये 0.5 r², तो 1.5 r², तो gm/r³ इंटू 1.5 r² माइनस 0.5 x², ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अंदर में पोटेंशियल का, पूरे ग्रेविटेशन का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अंदर में x पॉइंट पे पोटेंशियल यही होता है। अब अगर आपको सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल एट सेंटर के लिए, तो पुट कर देंगे x0, सेंटर पे निकाला तो x0 कर देंगे, x0 कीजिएगा इसमें, तो ये टर्म खत्म हो गया, r² से ये कट जाएगा, तो बच गया 1.5 टाइम्स माइनस gm/r, तो माइनस gm/r सरफेस पे पोटेंशियल बोलते थे, तो सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना हो, तो पोटेंशियल सेंटर पे सबसे ज्यादा हो, पोटेंशियल एट सेंटर इज 1.5 गुना, मतलब 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस किसके लिए आई है, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो यही फॉर्मूला हम बोले थे कि डिराइव कर देंगे, तो डिराइव कर दिए, ये स्पेशल था इसलिए एक बार दिखा दिए पूरा प्रोसेस। स्ट्रेंथ से कैसे पोटेंशियल निकालते हैं वो भी आप देख लिए होइएगा, 3 बार निकाले, एक बार बाहर में, एक बार अंदर में, और एक बार सरफेस पे। एक ही चीज एक ही स्टाइल से निकालते हैं, -E.dr का इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी से लेके जहां तक आपको आना है वो दूरी डाल दीजिए, शुरू में इनफाइनाइट दूरी पे था, अब बाद में जितना दूरी पे आए वहां तक लिमिट डाल दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बाहर में अलग फॉर्मूला होता है, अंदर में अलग अट्रैक्शन पावर है, तो 2 पार्ट में इसको जोड़ना पड़ेगा, पहले इन्फिनिटी से आना पड़ेगा सरफेस तक, फिर सरफेस से अंदर जहां तक आना है वहां तक, इस तरह से पोटेंशियल निकलेगी। समझ गया तो यस लिखो, मिटाना है तो ओके लिखो, दोनों काम करना है तो यस कॉमा ओके लिखो, नहीं समझा तो नो लिखेगा। तुम समझा जी तुषार, ये पोटेंशियल निकाले हम लोग, अर्थ के अंदर में पोटेंशियल कितना होगा, अंदर में आई मतलब इनसाइड, यस, मिटाएं इसको कि रहने दें,
नोट कर लो, नोट करके बोलो। तनुश्री लिख रही है यस सर। तुषार से पूछ रहे हैं मिटा दें कि रहने दें। सब कोई लिख लेगा कॉपी में एक बार। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पूरे ग्रेविटेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट। अब हॉलो स्फीयर में अपने से निकालो तो इसी तरीके से, हॉलो स्फीयर में अपने से निकालो। तो हॉलो स्फीयर में कैसे पोटेंशियल निकालें? सेम तरीके से फॉर्मूला होगा सारा। हॉलो स्फीयर में इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड में खाली अलग होता, जैसे कॉस्को बॉल है, हॉलो स्फीयर को ही स्फेरिकल शेल बोलते हैं। अब उसके अंदर में पोटेंशियल क्या होता है, ये बड़ी खास बात है। मान लो ये हॉलो स्फीयर है, अंदर मटेरियल नहीं है, तो बाहर में यहाँ पे तुमको निकालना है पोटेंशियल। कितना दूरी है ये, स्मॉल आर दूरी बोलते हैं, जो कि कैपिटल आर से बड़ा है, रेडियस कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट एक्स दूरी पे है, इनसाइड वाले दूरी को एक्स बोलते हैं, ये आउटसाइड पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंफिनिटी पे यूनिट मास ले लेते हैं सर पे, और इसको पकड़ के स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। कहां से, इंफिनिटी से। तो जब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आया आउटसाइड पॉइंट पे, यूनिट मास को लेके आ रहा है तुम, तो अर्थ तो अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। छोड़ दोगे तो एक्सलेट कर जाएगा। तो स्लोली स्लोली लाने के लिए नेट फोर्स जीरो करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाना पड़ता है। तो तुमको जो ताकत लगाना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को, वही यूनिट मास को जहां तक लाना है यहाँ पे लाएगा, तो जितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट मास को लाने में स्लोली स्लोली, वही इसका पोटेंशियल यहाँ का लाता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड पे हम लोग जैसे लिखे थे उसी तरह से कर देंगे। आउटसाइड पॉइंट पे कहीं पे जनरल पॉइंट आर दूरी पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देख लेंगे, जो कि होता था gm/r², और डॉट डी आर कर देते हैं, इंफिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाता है -gm बाहर हो जाएगा, 1/r² dr इंटू cos 180 डिग्री हो जाए। तो cos 180 जो है 180 डिग्री हो जाता है, तो 180 जो है प्लस हो जाएगा। ये फाइनल चला आता है -gm/r, यही फॉर्मूला चला है। 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r, लिमिट लगाएंगे तो 1/r बचेगा। अब इनसाइड सरफेस पे निकालना है, तो बाहर का ही स्ट्रेंथ जो ताकत जो अट्रैक्ट करता था वो वाला डॉट डी आर, और इंफिनिटी से कैपिटल आर दूरी तक आएगा, तो -gm, बाहर में फॉर्मूला 1/r² dr cos 180 दोनों सेम है, खाली लिमिट यहाँ आर की जगह कैपिटल आर तक आना है तो कैपिटल आर डालेंगे, ये स्मॉल आर तक आना था तो स्मॉल आर डाले थे। सरफेस पॉइंट ये कहलाता है। तो सेंटर से कितना दूरी पे, कैपिटल आर दूरी पे, तो कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा -gm/R। इसके पीछे वाले में ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं, डिटेल इसका लिखे थे हम लोग, -1/r इंटीग्रेशन किए थे, लिमिट डाले थे, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख दिए। अंदर में देखो क्या होगा, अंदर में पहले सरफेस से इंफिनिटी से सरफेस तक तो आना होगा, फिर अंदर जाना होगा। तो अंदर में स्ट्रेंथ होता है 0, हॉलो स्फीयर है ना, तो हॉलो स्फीयर के लिए अंदर में स्ट्रेंथ जो है इनसाइड पॉइंट पे 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं अट्रैक्ट नहीं करता है, गॉस लॉ में हम लोग देखे थे। तो लेकिन सॉलिड स्फीयर में अंदर में होता था gm/r³ इंटू एक्स, यहाँ पे 0 होता है। तो अंदर में जब पोटेंशियल निकालना है तो पहले सरफेस तक आना पड़ेगा, मतलब ये वाला आउटसाइड का जो स्ट्रेंथ था वो अट्रैक्ट कर रहा था, इंफिनिटी से आर तक आया, इतना वर्क किया सरफेस तक आने में, प्लस अब अंदर जाएगा तो माइनस वहां का अट्रैक्शन पावर ई आई है, डॉट डी आर, आर से एक्स तक आना है, ये करना है। तो ये वाला तो यही चीज है, ये पोटेंशियल एट सरफेस आ जाएगा, और ये वाला जब फॉर्मूला पुट करेगा तो 0.dr हो जाएगा, 0 dr cos 180 डिग्री, 0.dr सीधा सीधा बोल सकता है 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं लिमिट लगा के, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, लिमिट लगा देंगे तो वो 0 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा Vs माइनस 0। तो इस तरह से पोटेंशियल Vs के बराबर हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खोखले गोले के अंदर में पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है। इनसाइड पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस इन होलो स्फीयर। इनसाइड पोटेंशियल इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहीं से कहानी की शुरुआत होगी। इनसाइड पोटेंशियल इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल, नोट कर लो। इनसाइड पोटेंशियल इक्वल टू सरफेस पोटेंशियल। ये पोटेंशियल वाला डेरिवेशन हम पहले नहीं कराए थे, तो एक बार करा दिए तुमको होलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाएगा तो ये मिलेगा। तो बीच का जो चीज छूटा हुआ था वो चीज हम कर दे रहे हैं। पोटेंशियल छूटा हुआ था, पोटेंशियल कर दिए, नोट कर लो जल्दी। तो फाइनल अब फॉर्मूला जो है, और इसका ग्राफ भी खींच सकते हो, ग्राफ खींच लो, फॉर्मूला लिख लो एक बार लिस्ट बना के। मिटाना होगा इसको, तो ओके लिखना जल्दी से। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे हैं। अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा बताने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखे, इसमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियल किसका कहाँ होता है, कितना होता है। तो हम एक बार लिख देते हैं सारा फॉर्मूला छोटा करके, ताकि तुम याद रख सको। डेरिवेशन भी याद रखेगा तो कभी भूलेगा तो तुरंत निकाल लेगा, दिमाग में ताकत मिलते रहेगा कैसे निकलता है। और बाद में फॉर्मूला याद रखोगे तो तुमको सुविधा होगी क्वेश्चन बनाने में। तो देखो हम लोग दो तरह का पढ़े फॉर्मूला पोटेंशियल का, एक सॉलिड स्फीयर का, एक हॉलो स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर में हम लोग पढ़े, सॉलिड स्फीयर में हम लोग पढ़े आउटसाइड पॉइंट पे, सरफेस पॉइंट पे, और इनसाइड पॉइंट पे, और सेंटर पे। यही चार जगह पढ़े थे हम लोग पोटेंशियल फॉर्म। सरफेस का दूरी r बोलते हैं, कैपिटल R। आउटसाइड का दूरी स्मॉल r बोलते हैं। तो क्या होता है इसका पोटेंशियल फॉर्मूला, मास इसका m है पूरा, रेडियस कैपिटल R है। तो बाहर वाले पॉइंट पे हो जाता है पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस GM बाय स्मॉल r। सरफेस पे हो जाता है माइनस GM बाय कैपिटल R। इसका भी बाहर वाला होलो स्फीयर का भी सेम होगा, माइनस GM बाय स्मॉल r। सरफेस पे माइनस GM बाय कैपिटल R। तो बाहर और सरफेस पे दोनों में कोई अंतर नहीं है, इनसाइड पॉइंट में अंतर था। इनसाइड पॉइंट में ये सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला माइनस GM बाय r क्यूब इंटू 1.5 r स्क्वायर माइनस 0.5 x स्क्वायर। इसके बाहर अंदर में पोटेंशियल वही होता था जो सरफेस पे होता है, मतलब इतना ही होगा अंदर। x दूरी पे निकालना तो x नहीं लिखेंगे, माइनस GM बाय कैपिटल R लिखेंगे। तो सेंटर पे भी अंदर का पॉइंट हो गया, तो सेंटर पे भी वही होगा जो सरफेस पे होगा, माइनस GM बाय। लेकिन इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो जीरो नहीं रहेगा, x जीरो कर देंगे तो 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस हो जाता है। यहाँ सेंटर पे हॉलो केस में सरफेस पे अंदर में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे होगा, और सेंटर पे भी वही होगा जो सरफेस पे होगा। इसमें सेंटर पे पोटेंशियल बढ़ गया 1.5 टाइम्स हो गया, बाकी x के हिसाब से ये नियम है। तो यही है पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको सही में स्फीयर वाला क्वेश्चन करना है, तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन बनाना शुरू किया होगा उसको इन सब में प्रॉब्लम हो रही होगी। जो बनाना शुरू किया होगा प्रॉब्लम हो रही होगी, वो पूछता है हमसे, जैसे अंशुमन ने पूछा स्फीयर वाला फोटो भेज के कैसे निकालेंगे सर। तो क्वेश्चन अगर आप बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगी, तो आप पूछिएगा, नहीं बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम बताएंगे तो लगेगा फालतू सर पढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चन बनाएगा उसको पता चलेगा कि इसकी जरूरत महसूस होगी। ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल का, इसको याद रखें। पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का छोटा करके लिख दिए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, इतना आपको याद रखना है।
और इसी में हम स्ट्रेंथ वाला भी फॉर्मूला एक बार फिर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ को ई से लिखते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए ई का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, सॉलिड स्फीयर के लिए ई का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे बाहर में प्लस GM/r², सरफेस पे लिखे थे प्लस GM/R², और अंदर में लिखे थे GM/r³ इंटू x, और सेंटर पे लिखे थे स्ट्रेंथ, सेंटर पे x0 होने से 0, और हॉलो स्फीयर के लिए हम लोग स्ट्रेंथ लिखे थे आउटसाइड पॉइंट पे। ये हॉलो स्फीयर इधर हॉलो इधर सॉलिड लिखे, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल को V से लिखे, उसके बाद स्ट्रेंथ लिखे, यहाँ से स्ट्रेंथ को ई से लिखते हैं, ये स्ट्रेंथ लिखे। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सॉलिड के लिए आउटसाइड पॉइंट पे सेम फॉर्मूला होता है GM/r², सरफेस के लिए सेम फॉर्मूला होता है GM/r², अंदर में इसमें स्ट्रेंथ 0 होता है तो सेंटर पे भी 0 होगा, सेंटर अंदर ही है। इतना ही फॉर्मूला है स्ट्रेंथ का और पोटेंशियल का, ये सॉलिड और हॉलो स्फीयर का। इतना दिमाग में रखिएगा तो सॉलिड हॉलो का कोई भी प्रॉब्लम बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अब सेटेलाइट में जो है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होता है। साहिल जो है जब ये पोटेंशियल बता रहे हैं तो वो लिख रहा था जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। तो जियो का मतलब होता है भू, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ, और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। तो अर्थ से देखने पे अर्थ के इक्वेटोरियल मतलब सैटेलाइट जो है इक्वेटोरियल प्लेन में, सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में मून घूम रहा है अगर, और वो रेस्ट में दिखे तब बोलेंगे उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। रेस्ट में कब दिखेगा, तो बॉडी जब सेम स्पीड से घूमे, जितने तेजी से अर्थ घूम रहा है उतना ही तेजी से सैटेलाइट घूमेगा। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को, ये सैटेलाइट है मान लो, ये चश्मा सैटेलाइट है, ये कलम अर्थ का सरफेस है, जितने तेजी से घूम रहा है इक्वेटर इसका उतना ही तेजी से सैटेलाइट भी घूमेगा तो रेस्ट में दिखेगा। मतलब अर्थ के बीचों बीच काट के एक चादर बिछा दो, अलाउद्दीन का चादर, और उस चादर पे टहलते हुए चला जाएगा साहिल, तो तुमको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिल जाएगा जो उतना ही तेजी से घूम रहा है। 24 घंटा में अर्थ घूमता है एक चक्कर, वो भी 24 घंटा में घूमेगा एक चक्कर। ओमेगा सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, तो उसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मतलब भू, भू मतलब अर्थ, तो अर्थ से देखने पे वो सैटेलाइट का स्पीड सेम दिखे, तो अर्थ के सरफेस पे बैठ जाएगा तो वो भी जो है रेस्ट में अर्थ नजर आएगा, तो सैटेलाइट भी रेस्ट में नजर आएगा। किसी दूसरे फिक्स स्टार से आप देखिएगा कि भाई जितने तेजी से अर्थ रोटेट कर रहा है उतना ही तेजी से वो भी सैटेलाइट रोटेट करे, तो टाइम पीरियड सेम हो जाए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, नाम में ही सब छुपा हुआ है, उसका नाम ही ऐसा दिया हुआ है। तो जैसे अर्थ है, अर्थ आप जानते हैं कि दिन रात एक 24 घंटे में हो जाता है, एक चक्कर मारता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। ओमेगा को 2π बाय टाइम पीरियड बोलते हैं, तो 2π बाय 24 घंटा लिखिए यहाँ पे, तो इंटू 60 कर दिया तो कितने आ जाएगा सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग निकाले थे, 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600, ये हम लोग निकाले थे 7.26 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो 6 के बाद 8 है, 0.727 बोले थे, तो 4 जीरो इधर डाल दीजिए और 7 डाल दीजिए, 27 कर दीजिए रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया 7.27 रेडियन पर सेकेंड, 7.27 10⁻⁵। तो इतना अर्थ जो है रोटेट करता है। अब ये इक्वेटर अर्थ का ये वाला इक्वेटोरियल प्लेन, तो यहीं पे सैटेलाइट जो है इसी के प्लेन में, यहाँ पे सैटेलाइट है उतना ही स्पीड से घूम रहा है जितने से अर्थ रोटेट कर रहा था, इसका भी स्पीड वही होगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे, ये बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में क्या देखिए, इट लाइज in the equatorial plane of earth, in the equatorial plane of earth, plane of earth,
its angular velocity is same as that of earth, same as that of earth, इसलिए अर्थ से देखने पे वो रेस्ट होने जाएगा, same that of earth, that is omega equal to 0.40727 रेडियन पर सेकेंड. its time period is 24 घंटा. its time period of one revolution is same as that of earth, is same as that of earth, that is 24 hours. तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो आप कितने हाइट पे होगा जी उसने सैटेलाइट आप निकाल सकते हैं, है ना. अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे होगा और सेंटर से कितने दूरी पे होगा. अर्थ को अगर स्फीयर कंप्लीटली मान लें तो यू कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताए थे सैटेलाइट वाला, तो उसमें डाल के निकालिए. तो हाइट ऑफ जियोस्टेस ने सैटेलाइट अपने से अभी से जल्दी से उसको निकालिएगा तो आपको चला आएगा. पहले इसको लिख लो जल्दी से फिर निकलवाते हैं, क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ेगी. हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अपने से एक बार निकालो. 36,000 किलोमीटर लेते हैं. तो हाइट जो होगा फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो तुम कैलकुलेट कर सकता है कि हम गूगल का डाटा दे रहे हैं करीब 35,786 किलोमीटर. इसको याद रखने के लिए लगभग 36,000 किलोमीटर बोलते हैं सरफेस से, और सेंटर से 42,164 किलोमीटर. मीन सी लेवल से मेजर किया गया. तो इसको फ्रॉम सेंटर से बोलेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ. तो ये हो जाएगा 42,000 के आसपास. ये तुम कैलकुलेट भी कर सकता है, इसके आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो पूरा गोला नहीं है इसलिए अप्रोक्सीमेटली लिखा है. नोट कर लो, नोट करके ओके लिखो. साहिल और कुछ पूछना है इसमें? इतना सारा तुम सब चीज समझ गया. अब एक क्लास और, अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे. तो जितना हम लिखे हैं इंपॉर्टेंट नोट्स सब तुमको रिकैप करवा दिए. जिसका छूटा उठा हुआ था सब एक बार देख लिया होगा. इतने सारे पॉइंट्स को तुमको याद रखना है. अब क्वेश्चन बनाएगा तुम तो जो नहीं बनता वो भी बनेगा, है ना. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाने का काम शुरू करेंगे. आज का टाइम ओवर हो गया है. ठीक है, यस या नो जल्दी बोलो. अभी तक जितना पढ़ाए समझ में आया? इसको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन भी बना के आना पूरा का पूरा. A to Z क्वेश्चन एक बार बना के आना, सॉल्व हो चाहे नहीं हो. तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस.